हेलो बेटा लोग, आपको 1 जनवरी की बहुत 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 मुबारक हो। हैप्पी 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 न्यू ईयर। सर क्या हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हो? जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है टेंशन बढ़ता जा रहा है। अरे टेंशन से होगा क्या? टेंशन को मार गोली। पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे बेटा। खाली टेंशन लेने से, अगर टेंशन लेने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता तो हर कोई टेंशन लेके बैठ जाता। इसलिए टेंशन लाइफ में नहीं लेने का। याद रखना मेरी बात, कितनी बड़ी दुर्घटना क्यों ना हो जाए लाइफ में, कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन लेने से किसी का कोई भला नहीं हुआ। ठीक है? हाँ, मगर हमको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है? मालूम पड़ा सर टेंशन नहीं लेना तो चलो हम घूम के आते हैं। ओके बेटा, चलो ऑन द सीरियस नोट, हम जैसे जैसे अब हमारे पास हार्डली 1.5 महीना कुछ बचा हुआ है हमारी एग्जाम के लिए, हमको वेरी 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 सीरियस होने की अब जरूरत है बेटा जी। और दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि जहां तक मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैंने आपको सेक्शन नंबर पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, तीनों के तीन ए से लेके ई तक खत्म कर दिया है। इवन मैंने आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का पीडीएफ भी शेयर कर दिया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे लास्ट वाले वीडियो जो था, जिसके अंदर मैंने सेक्शन पेपर नंबर 2 का कौन सा वीडियो एक अपलोड किया, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक देना चालू कर दिया है कि कहीं से भी आपको वो मिल जाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं, आपको पीडीएफ मिल रही है, मैं दे रहा हूं, बहुत जबरदस्त पीडीएफ है, जाके जरूर से उसे डाउनलोड करें। ओके, अच्छा तो आते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, हम कर रहे हैं हमारा गाला पेपर नंबर 4 का सेक्शन नंबर ई। बहुत ही मजेदार होगा, सच में बहुत मजा आएगा आपको। 25 नंबर का रहेगा। हमने ऑलरेडी 75 मार्क्स के गाला नंबर पेपर नंबर 4 के ए बी सी डी कर दी। आज हम 25 नंबर की तैयारी करेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, ओके, गाला का इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 सेक्शन ई 25 मार्क्स के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन द फंक्शन। बेटा जी मनी क्या होता है ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं, हमको मनी वाला चैप्टर एकदम मस्त कर लेना है। मनी का मतलब क्या था? मनी एज ए मीडियम ऑफ, एक मीडियम होता है जो यूज होता है एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज, जिसके बदले हम दूसरी कुछ वस्तु ले सकते हैं। ओके, विदाउट एनी डाउट, जब हम वो चीज ले रहे हैं, उसके बदले पैसे दे रहे हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई प्रकार का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अच्छा ये 100 की नोट है, मैं कैसे मान लू 100 की नोट है? ये 1000 की नोट हुई तो इसकी वैल्यू तो 1 रुपए की हुई। अरे नो नो नो, यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं रहता, ना कोई टाइम से लेके ना कोई प्लेस से। तो उसको आसमान के ऊपर प्लेन जब उड़ रहा है, नीचे से जमीन से 3000 स्क्वायर फीट के ऊपर है, वहां पे देगा ना तो भी उसकी वैल्यू 100 रुपए की मानी जाएगी। अगर तो उसको क्या करेगा, जमीन के अंदर देगा ना, जमीन के अंदर बुलेट ट्रेन जा रही है अंदर, वहां पे भी उसकी वैल्यू वही है। मतलब टाइम भी मायने नहीं रखता, तो रात के 12 बजे दे, सुबह के 6 बजे दे, वो मनी की वैल्यू वही की वही है। प्लेस भी मायने नहीं रखता, टाइम और प्लेस से उसकी वैल्यू ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, वो होता है मनी। ठीक है? तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ, एक मीडियम है। मनी क्या है? एक माध्यम, मीडियम, किसका? मींस ऑफ एक्सचेंज, जिसमें कोई डाउट नहीं होता, जिसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस। इज इट ना? ओके, रॉबर्ट डिफाइन मनी व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। जो सबने ये एक्सेप्ट कर लिया, कि सब भी हमारे इंडियन वालों ने मान लिया कि ये जो हरी पत्ती है, इसको आज से हम क्या बोलेंगे? हमारा पैसा बोलेगा। ठीक है? तो हम इसको पैसा बोलेंगे, और ये पैसा, इसको हम 100 रुपया बोलेंगे, इसको 10 रुपया बोलेंगे, इसको 20 रुपया। व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सली, वो उसकी मनी मानी जाती है। तो यहां पे एक और डेफिनेशन, क्या जबरदस्त डेफिनेशन दी है, तो मजा आ जाएगा। दस दैट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी। मतलब वो चीज जो मनी का काम करती है वो मनी होती है। वाह, जो राजा का काम करता है वो राजा कहलाता है। व्यक्ति वो जो राजा का काम करे वो राजा कहलाएगा। वाह क्या बात है। तो यहां पे मनी में बोला है, जो काम, जो मनी का फंक्शन करे वो मनी है। ग्रेट। ओके, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। हमको पूछा था फंक्शन ऑफ मनी। बेटा जी बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन है ना, वही इसकी वो है। तो देखो यहां पे फंक्शन ऑफ मनी क्या है? इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां पे इट रिमूव द लिमिटेशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट।
यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस जो वांट होती है ना, उसकी जो लिमिटेशन होती है, जो मेरे को चाहिए लेकिन बार्टर सिस्टम में जो मेरे को चाहिए मगर तेरे पास नहीं है, जो तेरे पास है वो मेरे को नहीं चाहिए रे, ये लिमिटेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। मेक द एक्सचेंज इजियर कर देता है। यहाँ पे मनी इज यूज एज मीडियम टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल बाय बाइंग गुड्स और सर्विस। ये एक इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई करता है, वो इजीली अपने गुड्स और सर्विस को बाय सेल कर सकता है। ओके जी। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को आप पहले के टाइम पे क्या होता था, जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, अब प्रोडक्शन का करे क्या, प्रोडक्शन नहीं हो तो भी मुसीबत, प्रोडक्शन हो जाए तो भी मुसीबत। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया स्टोर कैसे करेंगे, खराब हो जाएगा। अगर कम प्रोडक्शन, अरे यार प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, कैसे मैं चीज को खरीदूं, दोनों तरफ फंस गया रे। तो बेटा वहां पे क्या होता था कि जब सरप्लस होता था तब उसकी प्रॉब्लम होती थी। अच्छा चलो एक चीज मान लेते हैं, मेरे पास सरप्लस गुड्स है, मेरे को सामने वाले से कोई चीज है, उसने बोला नहीं नहीं भाई मेरे को इतना ज्यादा गुड्स नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे जैसे मैंने को चाहिए 1 केजी घी, ठीक है, और मेरे पास पड़ा हुआ है 1 क्विंटल गेहूं। अब 1 केजी घी के बदले मैंने उसको बोला 10 केजी गेहूं ले ले, मगर मेरा पास प्रोडक्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। उसने बोला ठीक है तू 10 केजी गेहूं दे दे और मैं तेरे को 1 केजी घी दे दूंगा। मैंने फिर सोचा यार 10 केजी उसको मैं गेहूं तो दे दूं, लेकिन मेरा तो अनाज खराब हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। मैंने बोला देख भाई साहब एक काम करता हूं, 10 केजी गेहूं नहीं मैं तेरे को 1 क्विंटल देता हूं। वो बोला कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं तेरे को इसके बदले कोई ज्यादा घी नहीं देने वाला। वो बोला कि भाई तू मत दे, तू ऐसे गेहूं ले ले, खुश। तो उसने उसको 10 केजी की जगह 1 क्विंटल गेहूं दिया। अब सामने वाले के पास माथा की आफत, क्यों? अब सामने वाले ने जब सरप्लस गुड्स उससे ले लिया, अब वो क्या सोचेगा, अब मैं इस गेहूं का क्या करूं। तो मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम की, उसको सेल कैसे करूं, और बाय चांस जैसे तैसे उसने किसी को दे दिया तो जिसने लिया उसको भी आफत होती थी कि अब मैं इसका क्या करूं। तो यहां पे इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम पड़ती थी दोनों के एंगल से, ठीक है। तो यहां पे ये इट कुड बी यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड, देखो तो ये किसके अंदर था, वो बार्टर। लेकिन अब मनी में वो सिचुएशन नहीं रही। मनी इज द मोस्ट सक्सेसफुल मींस ऑफ टू स्टोर द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम। हम मनी को अपने स्टोर कर सकते हैं और जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उसको चीज खरीद सकूंगा, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ, क्योंकि उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। हम उसको तिजोरी में रख सकते हैं, बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, बैंक के अंदर रख सकते हैं, जहां चाहो आप उसको रख सकते हैं। आप उसको पिगी बैंक में भी रख सकते हो, हाँ मैं भी रखता था। इट इज इजी टू हैव मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है कि जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, आपने क्रॉप को सेल करो, उससे मनी बनाओ, और मनी को जब आपकी इच्छा हो तब अपने गुड्स और सर्विसेज को खरीदो, ठीक है। इट कुड बी यूज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब आप इसको हायर परचेज पे परचेज कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी परचेज कर सकते हैं। जब आपके पास फ्यूचर में पैसा आएगा तब उसको पेमेंट करके आप वो चीज का क्या कर सकते हैं, उसका कर्जा खत्म कर सकते हैं। मतलब मनी को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मनी की क्या होती है, मनी की होती है मेजर वैल्यू। मतलब मनी को हम मेजर कर सकते हैं। जो बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन आती थी ना कि 1 केजी के सामने कितना गेहूं, कितना वो प्रॉब्लम अब ये नहीं आती। यहां पे घी की वैल्यू डिसाइड करी वही इतना, अब वो ये जो कि घी के सामने गेहूं कितना, घी के सामने क्लोथ कितना, घी के सामने फलाना कितना, अब वो सब चीजें के मेजरमेंट वैल्यू नहीं रहेगी। मनी मेक दिस इजी टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज। तो हम सभी चीजों को मनी में नापते हैं, ठीक है। ओके, मनी इंप्लाइज द प्राइस सिस्टम अलाउइंग मेजर। मनी से हम मेजर कर सकते हैं ईच गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैन बी कंपेयर ईच अदर। इट अलाउ फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज। कंक्लूजन की बात करें, आपको बेटा जी यहां पे कंक्लूजन लिखना होगा जब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो जब पूछा है यहां पे, तो चलो पूछा है मनी का होता, वो इवन कितनी बार तो मनी की डेफिनेशन में नहीं लिख रहे, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ मनी से शुरू। अरे वो फिर बोलता मार्क्स नहीं आते। आपको कभी भी स्टार्टिंग में आपको वो कंसेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बाद जो पूछा है उसके सारे पॉइंट वो बता दो, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन करके आपको ये सारे ऐसे पॉइंट बता दो, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दो। सर कंक्लूजन में क्या लिखे, अरे कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना, जो डेफिनेशन और जो आंसर का पार्ट था उसी को समराइज करके 3-4 लाइन में ठोक दे बस। 10
मनी इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो मदद करता है स्मूथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर बाय एक्टिंग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या हुआ, इससे हम अपनी वेल्थ को सेव कर सकते हैं और इसको डिटरमाइन द प्राइस एफिशिएंटली एज द मनी प्ले अ विटल रोल इन सिंप्लीफाइंग एक्सचेंज, प्रमोटिंग ट्रेड, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा जी एक बात बोल दो सर, ये इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन नंबर, ये जो कंक्लूजन है, ये क्या याद करना पड़ेगा ऐसा कैसा? नो नो नो, कंक्लूजन के वर्ड आपके होंगे, कंक्लूजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो उससे रिलेटेड कुछ आपको चीजें लिखनी है, ठीक है? तो आप चाहो तो मेरा कंक्लूजन भी लिख सकते हो, या तो उससे रिलेटेड आपको आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है? ओके, एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, थोड़ा सा हम खड़े होके पढ़ेंगे, आपको रुक जाना। क्या बोला है? तो देखो बेटा, यहां पे बोला है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम इन इंडिया। यहां पे बेटा जी हुआ बात वो कुछ उस टाइम की है, जब 1951 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ था। 1947 के अंदर हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन बैठाया था। 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन का काम था कि देश को देखना, देश को स्टडी करना, उसको स्टडी करके ये बताना कि देश में अभी किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो कौन डिसाइड करता था? प्लानिंग कमीशन। वो प्लानिंग कमीशन वो चीज बताता कि अभी एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना है, अभी इंडस्ट्री सेक्टर पे, अभी सर्विस सेक्टर पे, इंडस्ट्री पे भी कौन से सेक्टर पे, सर्विस पे भी कौन से सेक्टर, हर एक सेक्टर की रिक्वायरमेंट को स्टडी करता था, और उसके हिसाब से फिर हमारा क्या बनता था? 5 ईयर प्लानिंग बना था। क्या बनता था? 5 ईयर प्लानिंग बनता था। ओके जी, हाँ जी, समझ आया? ओके, अब क्या हुआ, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया तो हमने सोचा कि देखो हमारे देश का युवा गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास रोजगार नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन ने बोला कोई गल नहीं है जी, मैंने प्लानिंग कमीशन बनाया है, इससे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा ना तो लोगों को, क्योंकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा, तो उसमें जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट होगा, वो भी आगे बढ़ेंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, उनका भी क्या होगा? घर आगे बढ़ेगा। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकल गए जी, फर्स्ट 4 ईयर प्लान निकल गए। फर्स्ट 4 ईयर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 5 साल का एक 5 ईयर प्लान और मल्टीप्लाई बाय 4, 20 साल निकल जाने के बाद उनको ये एहसास हुआ, जो सारो हम डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन देश में पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट घटत ही नहीं है। मतलब यहां पे हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन पुअर्टी गिर ही नहीं रहा है। एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें भी कोई गिरावट नहीं हो रही है। कहां करे बोलो जी। तो फिर इसमें हमको फिर मालूम हुआ कि अब हमको ऐसा नहीं, अब हमको फिफ्थ 5 ईयर प्लान में हमने सोचा कि देखो, अब तक जो हम पुअर्टी और अनएम्प्लॉयड को इग्नोर कर रहे थे, ये सोच के कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, अब ये ऑटोमेटिक नहीं था। एना माटे આપણે પ્રયત્ન કરવું પડશે, બોલે શું કરવું પડશે? તો એના માટે આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ નો પ્રોગ્રામ ચલાવવું પડશે। વોટ? એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ નો પ્રોગ્રામ ચલાવવું પડશે। એટલા માટે આપણે ફિફ્થ 5 ઈયર પ્લાન થી આપણે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્લાન લાવ્યા, જેની અંદર આપણે શું કરીશું? एम्प्लॉयमेंट केवी रीते વધશે, स्किल केवी रीते વધશે, प्रमोट केवी रीते થશે, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइवलीहुड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, એના માટે ટ્રાય કરીશું। ખબર પડી? ओके, तो बेटा जी ये था एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम इन इंडिया। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना? थोड़ा मेरा आवाज का टोन में इसलिए थोड़ा चेंज करके बोलता हूं ना जी, आपको मजा आए पढ़ने इकोनॉमिक्स को। मैं बोरिंग नहीं, बस स्कोरिंग करना चाहता हूं। क्या? स्कोरिंग। ओके, सम ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स ये थी मनरेगा, PDU, SJB, DUGY, DUGKY एंड प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, ये कुछ पढ़ाए थे। चलो इसको फटाफट देखते हैं। इसको आगे भी हम
छोटे क्वेश्चन में सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनरेगा। मनरेगा पहले नरेगा थी, उसकी जगह क्या गया मनरेगा। पहले क्या थी नरेगा, उसकी जगह क्या गया मनरेगा। इसके अंदर क्या बोला, हम रूरल और जो रूरल पीपल हैं जो रहते हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री उनको देंगे एम्प्लॉयमेंट। हम जो रूरल पीपल हैं जो रहते हैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट उनको देंगे एम्प्लॉयमेंट। उसमें से एटलीस्ट 1% ऑफ ईच फैमिली, हर एक फैमिली में से एक बंदे को हम एटलीस्ट एक बंदे को रोजगार देंगे। बोले कितने, 2 दिन 5 दिन 10 दिन, नहीं 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 100 दिन के लिए। कितने, मिनिमम 100 दिन के लिए। कितने के लिए, कि आपको 100 दिन की तो गारंटी मिलेगी। 365 में से 100 दिन मिल जाए। ओके, उसमें भी जो लेडीज है ना, लेडीज उनको प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉय जो वुमन को प्रमोट करने के लिए, आगे लाने के लिए हमने बोला कि देखो भाई 1/3 तो फीमेल होगी। क्या होगी, मिनिमम 1/3 फीमेल को रिजर्व रखा जाएगा। अच्छा जी, और इसके अंदर मिनिमम वेजेस आपको दिया जाएगा। और दूसरा, ये वेजेस को आपको कितने दिन में दे दिया जाएगा, 7 दिन के लिए। ऐसा नहीं कि आपका वेजेस अटकाएगा, नहीं 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 भाई, आपका लेके मेरे को कोई ऊपर जवाब क्या देने जाना है, तो हम आपको 7 दिन के अंदर आपका वेजेस दे देंगे। ठीक है, यहां पे आपको जो वेजेस है उसके लिए हम आपको 100 किलोमीटर नहीं बुलाएंगे, आपको सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर ही आना होगा। अगर 5 किलोमीटर में अगर कोई जॉब नहीं हुई तो बेटा जी हम आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस देंगे 10%। कितना, 10% एक्स्ट्रा वेजेस देंगे। उसके बाद इफ द लेबर डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, अभी भी मेरे को जॉब नहीं मिल, तो मैं बेटा रो मत, देखो मैं दूंगा एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। क्या दूंगा, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दूंगा। ओके, नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रीमय जयते योजना। अब ये क्या है, इसके अंदर बेटा विद द ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड हेल्थ एंड सिक्योरिटी अलोंग विद गुड मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर टू द लेबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बेटा यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके साथ आपका गुड मैनेजमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो। कौन से लोग हैं वो, कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, तो वो है लेबर। और वो कहां रहता है, ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज मतलब जहां पे कंट्रोल है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, वैसे सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। जहां पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते, जहां पे कहीं पे भी ना कोई लॉ लगेगा ना कोई प्रोविजन लगेगा, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। जैसे चाय का ठेला, ठीक है, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो क्या होंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। ठीक है, पान के गले के ऊपर 3 लोगों को हायर कर लिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझिए, एंड टू डेवलप हेल्पफुल एनवायरनमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और उनको क्या करेंगे हम, इन सारे सेक्टर्स के अंदर हम क्या करेंगे, उन सभी लोगों को हेल्थ देंगे, सिक्योरिटी देंगे, गुड मैनेजमेंट देंगे, स्किल देंगे। समझे कहां, ओके ओके जी, ओके। यहां पे बेटा जी, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ है, ओके, ये नंबर 1 है जी, नंबर 1 है, सुधार लेना। आप बोलोगे सर ऊपर वाले एक्सप्लेन नहीं किया, अरे गनचक्कर ऊपर वाले ही नीचे आ रहे, खाली नंबर गलत गए। ये 3rd नंबर का है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति। ज्योति, ज्योति है प्रकाश फैलाती। अरे बेटा ज्योति तुमको नहीं बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ग्राम ज्योति योजना से मतलब है कि यहाँ पे हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देंगे रूरल एरिया के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति कौशल्य योजना। कौशल्य योजना मतलब क्या होता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ बिटवीन द एज ऑफ 18 से लेके 35 सुधीमा। ओके, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम। इरिगेशन प्रोग्राम मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे क्योंकि ये है स्पेशली किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हम देंगे वाटर टू एवरी फील्ड। क्यों, क्या कि हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कर सके, एंड प्लानिंग ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी टू एग्रीकल्चर एरिया। और वहां एग्रीकल्चर एरिया पे हम इरिगेशन फैसिलिटी दे सके। क्लियर है, ओके। बोल मेरा बच्चा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में लिख, मजा आ रहा है तो सर दिनचाक 1 नंबर। ओके, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बेटा पॉपुलेशन का क्या होना, पॉपुलेशन का बम फूटना। बेटा जी पॉपुलेशन का बम क्यों फूटता है, बेटा सुन मेरी बात, जब बर्थ रेट बढ़ती जाती है, जब क्या होती है, बर्थ रेट बढ़ती जाती है और डेथ रेट कम होती जाती है।
मतलब बर्थ रेट का बढ़ना, डेथ रेट का कम होना, अल्टीमेटली इट रिजल्ट इनटू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ओके, ठीक है जी। तो यही लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ग्रो होती है, बर्थ रेट बढ़ती है, डेथ रेट डिक्लाइन होती है, रिजल्ट इनटू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इससे क्या होता है, इससे केओस होता है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, डेवलपमेंट नहीं बढ़ा उतनी तेजी से सप्लाई नहीं बढ़ा, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे दे दो, खाने को दो, पीने को दो, रहने को दो, सब कुछ दो। सामने सप्लाई क्या होता है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, वो बोलेंगे नहीं है सप्लाई, तो लोग बोलेंगे भाई तू जो कीमत मांगता है मैं निकाल के देखो देगा, मगर मेरे को खाने को मांगता, पीने को मांगता, रहने को मांगता, क्लोथ मांगता। यहां सप्लाई क्या करेगा, अच्छा ऐसी बात है, आओ 100 रुपए की चीज 150 में कौन ले जाएगा। मतलब क्या हुआ, क्योंकि सप्लाई सामने से नहीं बढ़ता, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लोग क्या करते हैं, रेडी टू पे हाई अमाउंट। इससे क्या होता है, सप्लाई अमीर बनता जाता है, मतलब अमीर बनता जाता है, और बेचारा जो डिमांड कर रहा है उसमें अगर कोई गरीब लोग हैं तो वो गरीब हमेशा वंचित रह जाता है ऐसी सब चीजों से, वो अफोर्ड नहीं कर पाता ये महंगाई को, और वो और गरीब होते जाता है, समझे। इसलिए पॉपुलेशन बढ़ना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो ये क्या करता है, केओस फैलाता है, मिसरी फैलाता है। यहाँ पे हाई ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट आल्सो इज लाइकली टू क्रिएट हिंड्रेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे जब क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं बढ़ता था इन द लॉन्ग रन, एंड डिस्ट्रक्शन फॉर पीपल्स होप एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ए पब्लिक, निराश होती है, हताश होती है, और आक्रोश फैलता है बिना मतलब का। Okay, population rise is the most important and biggest reason for various problem faced by the world। तो हम सिर्फ हम इंडिया नहीं है तो इसका शिकार हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में यही चीज है कि पॉपुलेशन का बढ़ना बहुत सीरियस इशू माना जाता है। ओके, द वर्ल्ड हैज नेवर एक्सपीरियंस, इतना जो हाई ग्रोथ है ना, जो 1931 से लेकर 2000 बीच में जो कंटिन्यूअस पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, दैट इज ट्रिमेंडस। 1951 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़, और अभी बढ़ के हो गई 121 करोड़। कितना, 121। एमसीक्यू आता है, 1951 में हमारी पॉपुलेशन थी 36, उसकी बढ़ गई कितनी हो गई, 121। अगर विद द स्पान ऑफ 60 ईयर पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है, 84%, मतलब ऑन एन एवरेज हमने ग्रोथ क्या है 2.5% से। The population size, high growth rate and rapid increase after 1970 collectively identified as population explosion। और इसी को बोला गया है population explosion। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैक्टर आर देयर टू अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा जी कितने ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। ओके, सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ आ रहा है मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। इसका मतलब होता है जब बर्थ रेट बढ़ता है और डेथ रेट कम होता है। इसके मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक हमारा डेथ रेट और दूसरा है हमारा बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु डाई फॉर एवरी 1000 ऑफ पीपल। 1000 लोगों में से कितने लोगों की डेथ होती है उसे हम डेथ रेट बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डाई डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, इसे डेथ रेट बोलते हैं जी। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट बोलते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि हमारा बर्थ रेट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। हमको देख बेटा यहाँ पे डाई लगाना है, यहाँ पे लाइव बर्थ करवाना है, मल्टीप्लाई में 100 मत करना भूल से भी, ये परसेंटेज सिस्टम में नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा, ठीक है। ये होता है डेथ रेट और बर्थ रेट। प्रॉब्लम डेथ रेट बर्थ रेट में नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर मेन रोल होता है डेथ रेट का कम होना और बर्थ रेट का बढ़ना। तो हम अभी रीजन देखेंगे, कौन से रीजन है, कौन से रीजन है जिसके कारण लो डेथ रेट हो रही है। तो ये रीजंस है, इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला है इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, बेटर क्वालिटी मिली है, बेटर फूड मिला है, बेटर हाउसिंग मिली है, बेटर हेल्थ मिला है, एजुकेशन मिला है, जिससे हमारा डेथ रेट क्या हुआ है, कम हुआ। कंट्रोल ओवर एपिडेमिक, यहां पे जो बीमारियां जो फैलती थी ना पहले, प्लेग, मलेरिया, टीबी, वो सारी चीजें पे हमने कंट्रोल पाया। अगर आपको ध्यान हो 2020 का केस,
जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। तो जब बेटा जी आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे तब आया था, इतने भी ज्यादा छोटे नहीं थे। ओके, तो यहाँ पे बेटा जब आप छोटे से थे, 7वीं 8वीं में, 8वीं में 8 4 12, ओके, आप 7th स्टैंडर्ड में होंगे। ओके, तब तो छोटे ही थे यार। तो ये हमारा कोरोना तब उस समय आया था, और जिसके कारण क्या हुआ था, जिसके कारण देश के अंदर मतलब कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, मुंह पे कपड़े बांध के चलना है, हाथ में सैनिटाइजर यूज करना, हर एक चीज को धो के साबुन हाथ को अच्छे से धोना है। बाहर कर जाओ तो आप सब लपेट लपाट के जाओ, घर पे आओ तो पहले बाथरूम में जाके अलग से कपड़े धो उसको, फिर हम अगर आप थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम है तो आपको दूर रहो। ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट थी, सैल्यूट टू द गवर्नमेंट, जिसने बहुत अच्छे से पूरी सिचुएशन को टैकल किया और हमको इस बीमारी से निकाला। ठीक है, इंडिया इज ग्रेट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ओके, तो बेटा जी कहना क्या चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हमारी जो एपिडेमिक थी ना, कि पहले के टाइम पे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो पहले के टाइम था ना, आज से हम 50 साल 60 साल 70 साल पहले जाएंगे, तो वहां पे जब कोई बीमारी आती थी तो हमको बीमारी मालूम ही नहीं पड़ती थी पहले कि साला ये हो क्या रहा है, इतने लोग क्यों मर रहे हैं। फिर मालूम पड़ता मांड मांड 2 साल 3 साल निकल जाते थे, तब अच्छा उड़ी बाबा ये है क्या, ये बीमारी का ये बीमारी। तो पहले तो हमको बीमारी ढूंढने में 2-3 साल लग जाते थे, उसके इलाज के लिए फिर 10 साल लगते थे, तब तक पता नहीं कितने लोग भगवान जी को प्यारे हो चुके होते थे। तो लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, हमने एपिडेमिक के ऊपर कंट्रोल पा लिया, हम तुरंत ही बीमारी निकालते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, कौन से सिम्टम्स है जिसके कारण इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, और फिर उस सिम्टम्स को कैसे रोका जाए उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो थैंक यू हमारे जो गवर्नमेंट, एंड थैंक यू हमारे साइंटिस्ट, जिनकी मदद से, जिनके प्रयोग से, जिनके सॉल्यूशन वो उन्होंने कोरोना वायरस की डिसीज निकाली और हम क्या के हम ऊपर आए, हम बाहर निकल के आए। ठीक है, इस प्रॉब्लम से। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फूड ग्रेन्स आया, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। और जो सूखे रास्ते, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि पूरी सभी जगह पे सेम बरसात होगी, कुछ जगह पे अच्छी बरसात, कुछ पे बहुत अच्छी बरसात, और कुछ पे तो बाढ़ आ गई, जैसे हमारे पंजाब के अंदर आई थी लास्ट टाइम, और उत्तराखंड के अंदर आई थी। भगवान ना करे ऐसा कभी भी सिचुएशन आए जब हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर ऐसी कोई घटना घटे। ठीक है, लेकिन हमारा गॉड के ऊपर तो कोई ऐसा है चलता नहीं है। ठीक है, तो जब क्या होता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा सुनामी जैसा माहौल हो जाता है, सब बह के चला जाता है, वहां पे उस टाइम पे कुछ उगता नहीं है। तो पहले के टाइम पे क्या था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती थी, तो लोग भूखमरी के कारण क्या होता था, वहां के जो आजू बाजू के लोग हैं उनको खाना नहीं मिलता था, स्टारवेशन होता, स्टारवेशन के कारण क्या होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब हम क्या करते हैं, हम इजीली सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज आसानी से वहां पे पहुंचा देते हैं जहां पे इस चीज की कमी हो। नेचुरल कैलामिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जब भी कोई जगह पे नेचुरल कैलामिटीज आती है, जब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था, कौन सा साल था वो, कौन सा साल था, 2000 का साल था, 2001 का, जब हमारे गुजरात के अंदर जबरदस्त भूकंप आया था। और उस भूकंप के अंदर क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे फ्लैट्स क्रैक हो गए थे, लोग रात रात भर 3-3 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक रात गेट के बाहर सोए, तो मतलब जमीन के ऊपर सोते थे कि कहीं वापस से भूकंप ना आ जाए। तो ये जो कैलामिटीज वगैरह होती है ना, अब हमने उसको भी ट्रैक करने लग गए। हम पहले से ही अनुमान लगा रहे कि यहाँ पे कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है, फ्लड आने वाला है, फेमाइन्स होने वाला है, जिसके कारण क्या था, हम लोगों को आगाह कर देते हैं। आपने पहला दिन कई चेतावनी दी है लोगों ने कि भाई समझी जजो, અહીંયા કશું થવાનું છે, જેના કારણે क्या હોય, ત્યાં लोग એ એરિયા ખાલી કરી કાઢે અને જેનાથી એમની ડેથ થવાથી રહી જાય છે। ओके, तो ये क्या थे बेटा जी, यहां पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कौन से फैक्टर हैं, तो 2 फैक्टर, लो डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। हमने कौन सा देखा, डेथ रेट देखा, अब हम कौन सा देखेंगे, बर्थ रेट। बर्थ रेट, सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, अब क्वेश्चन बनाने वाले ने इतना बड़ा बना दिया तो मैं क्या कर सकता हूं।
तो कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इसको देखते हैं, ये हमारे कारण है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब होता है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, शादी तो करना पड़ेगा, ये ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो डबल पछताए, तो फिर खा के ही पछता लो। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वहां पे शादी करना कंपलसरी होता है, शादी होगी तो बच्चे होंगे, नेचुरल बात है, और पॉपुलेशन बढ़ेगी। अर्ली मैरिज, अर्ली मैरिज होने से वो जो वुमन होती है उसमें फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है, जिसके कारण बच्चे ज्यादा होते हैं। विडो की रीमैरिज करवा देते हैं, जिससे भी क्या होता है, बर्थ रेट बढ़ती है। प्रेफरेंस फॉर द चाइल्ड मेल, लोगों को चाहिए होता है कि चाइल्ड, उस चक्कर में क्या होता है, एक बच्चे, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़के नहीं चाहिए, तो मेरे को जब तक मैं रुकूंगा नहीं जब तक मेरे को मेल चाइल्ड नहीं मिल जाता। उस चक्कर में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं। ओके, बच्चे दो ही अच्छे। और एक और चीज मैं बता दूं, बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं होती, बच्चों को सही डायरेक्शन देना, बच्चों को सही तालीम देना, उसको एक अच्छी सुविधा देना, एजुकेशन देना, जो उसकी ख्वाहिश है उसको पूरा करना, वो होता है एक पेरेंट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए बेटा आप भी आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद जब पेरेंट्स बनोगे, इस चीज को ध्यान रखना कि बच्चे मिनिमम 1 या तो मैक्सिमम 2, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे माथे पे जवाबदारी बढ़ती रहती है, अगर जवाबदारी नहीं लोगे तो वो बच्चा भी क्या करेगा, वो एकदम बिगड़ ही जाएगा। इसलिए बेटा अभी तो आप बच्चे हो, तो आप कुछ ऐसा करो कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करें। तो आप मन लगा के, तन लगा के क्या करो, जोश के साथ पढ़ो। ओके, तो यहाँ पे आओ, प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड एंड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, जब हम ज्वाइंट फैमिली, जब हमारे चाचा चाची, काका काकी, पापा, बड़े पापा, ये 3 चाचा फैमिली जब एक साथ रहती है तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरे सभी फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे हमको बोझ नहीं लगते। और जिसके कारण क्या होता है, हम ज्यादा बच्चे कर भी ले तो ठीक है, 2 से काका के बच्चे, चाचा के बच्चे, पापा के बच्चे, बड़े पापा के बच्चे, उनके साथ सेटल होकर बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के कारण भी क्या होता है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मालूम नहीं पड़ता, इसलिए वो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। इकोनॉमिक फैक्टर, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जब एजुकेशन जितना आपका एजुकेशन कम होगा ना, उतना आपको मालूम नहीं पड़ेगा फैमिली सिस्टम, फैमिली प्लानिंग क्या होता है, और आप क्या करोगे, आप ज्यादा बच्चे पैदा करोगे। बर्थ रेट इज हाई बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड लो एजुकेशन। लो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम कम होती है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरे अगर एक बच्चा होगा तो एक कमाएगा, लेकिन अगर मेरे 5 बच्चे होंगे तो 5 जने कमाएंगे, जब 5 जने कमा के मेरे पास लाएंगे तो मेरे पास कितना पैसा होगा। इस सोच में वो सोचते हैं मोर द मेरियर, और वह सोच बहुत ही गंदी सोच है, ये सोच बहुत ही बेकार है। बेटा जी तू खुद तो तेरे पास कमाने के लिए पैसा नहीं है, तो एक बच्चा लाया ठीक है, चलो होना चाहिए, तो 2 बच्चा लाया ठीक है, समझ में आता है, लेकिन 5-5 बच्चे पैदा करके तो खुद का भी और तेरे 5 संतान का भी क्या कर रहा है, भविष्य बिगाड़ रहा है। तो मोर द मैरियर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है, जब अभी तो हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी हद तक कम कर दिया है, वरना पहले के टाइम पे क्या होता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत होता था, जिसके कारण बच्चे पैदा होते थे और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती थी। इसलिए माँ बाप क्या सोचते थे, अगर मैंने सपोज 2 ही बच्चे किए और उसमें से एक की डेथ हो गई, 2 की डेथ हो गई, तो मैं क्या करूंगा, कैसे जिएंगे हम, हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारी हमारा जो नाम है उसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो वही सोच के वो क्या करते थे, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होने के कारण ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। ओके, नेक्स्ट अदर फैक्टर बोलता है हाई फर्टिलिटी रेट। जब फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, कौन से, जो फीमेल्स है, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, 15 to 49 एज ग्रुप, देखो फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है आउट ऑफ एवरी 1000 फीमेल इन द एज ग्रुप, मतलब वो जो फीमेल है वो कौन सी होनी चाहिए, 15 to 49 ईयर एज। हाउ मेनी लाइव चिल्ड्रन आर गिवन बर्थ, तो वो जो 15 से लेके 49 जो लेडीज है उसमें से कितने ने बच्चों को जन्म दिया, उसी को बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। इसमें there are the 2 reasons can contribute to the high rate। क्या, पहला अर्ली मैरिज होना और दूसरा the proportion of unmarried women in the total women क्या होता है, वो बहुत कम होता है। मतलब ये जो फर्टिलिटी रेट की जो एज ग्रुप होती है उसमें अनमैरिड बहुत कम होती है और अधिकतर क्या होती है, मोस्टली सब मैरिड ही होती है। तो बेटा जी 49 की एज में मैरिड नहीं होगी तो क्या 52 साल, 55 साल, 70 साल की एज में शादी करेंगे, कैसी बात करते हो आप।
ओके नेक्स्ट, लेक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जब लोगों को फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन की समझ नहीं होती, अरे जब लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि भाई बच्चे कितने होने चाहिए, उनका एजुकेशन पे कितना खर्चा होगा, उनके स्कूल के ऊपर, उनके मेडिकल के ऊपर, उनके भविष्य को लेके कितना खर्चा होगा, जब आपको ये नहीं मालूम पड़ता तो आप क्या करोगे, बच्चे ज्यादा पहले करो, अरे आपको फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे प्लान्ड पेरेंटहुड क्या होता है। तो क्या करोगे आप, प्लानिंग के साथ पेरेंटहुड बनाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। ओके बट्टा लोग मैं इस तरह से पढ़ा हूं, इतना स्क्रैच के अंदर कि इतना डिटेल कि आपने अगर पहले नहीं पढ़ा ना तो बहुत मजा आएगा, और अगर आपने पहले पढ़ा भी हो ना, मन अब भी मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मन में इतना कंसेप्ट घुस जाएगा कि तू अपनी किताब लिख के आएगा। देख, तू एक बार मेरा वीडियो सुनने के बाद वीडियो को पॉज कर और सोच कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, मुंह से निकलेंगे सट पानी की तरह ऐसे निकलेंगे, वाओ ये बिना याद किए हुए निकलेंगे, वादा है मेरा ऐसा होगा। डिस्कस एनी 5 पॉइंट्स टू प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। बेटा जी एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्री सेक्टर हमारा होता है प्राइमरी एंड बेसिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फूड ग्रेन्स, ये प्रोवाइड करता है वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हमारे पॉपुलेशन के, हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये होता है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये जो हमको गुड्स देता है, वो गुड्स क्या होता है, वो गुड्स लगते हैं कहां पे, वो गुड्स लगते हैं इंडस्ट्री में, वो गुड्स लगते हैं सर्विसेज सेक्टर के अंदर। तो देखो सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर नेशन है। यहाँ पे लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर। हैंस एग्रीकल्चर क्या होता है, राइटली रिगार्डेड एज बैकबोन एंड लाइफलाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब क्या हुआ, ये लाइफलाइन इसलिए बोला है, ये बैकबोन इसलिए बोला है कि ये बोल रहा है कि भाई हमारा जो खेडूत है ना, 72% तो हमारे जो लोग थे वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, एग्रीकल्चरिस्ट है, और जो अभी थोड़े थोड़े घट के 49% है, तो भी हमारा मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर। तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा हमारे लोगों का ग्रोथ भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर सप्लाई रॉ मटेरियल करता है, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर कैन, ऑयल सीड टू वेरियस इंडस्ट्री, जिससे क्या होता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, और इंडस्ट्री बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, हमारा देश ग्रो करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे क्या होता है, जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है तो मेजर पॉपुलेशन हमारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो हमारे यहाँ का लोग, यहाँ पे हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा तरीके, बहुत अच्छा अर्न करते हैं, स्पेशली द रूरल एरिया वेयर अबाउट 78% रिसाइड्स इन रूरल। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड। तो ये मदद करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, लाइवलीहुड को बढ़ाने में। नेक्स्ट है, ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ चाहते हो तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंस है, वो उसके 5 पॉइंट आपको बताने हैं। तो ये हमने देखे, लास्ट एक बाकी है वो भी देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर डायरेक्टली अफेक्ट द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर फेल होगा तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा, तो क्या होगा, डिमांड हमारी रिड्यूस द डिमांड, वाइल सक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर बेटा जी, अगर क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर हमारा फेल होता है ना, डिमांड तो वही रहेगी, सप्लाई नहीं होगा, प्राइस राइज हो जाएगी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सक्सेसफुल होता है तो बहुत जबरदस्त गुड्स का प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, तो सर्विस सेक्टर डेवलप होगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का, और हमारा नेशनल भी प्रोग्रेस करेगा। तो हम कह सकते हैं, हम कंक्लूजन कर सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन है कि दस द एग्रीकल्चर क्या है, प्ले विटल रोल इन फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ माइग्रेशन।
क्यों हम माइग्रेशन होना चाहते हैं। माइग्रेशन का डेफिनेशन तो मैं काफी बार बता चुका हूं। माइग्रेशन का मतलब जब हम मूव करते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये जरूरी नहीं हम विद इन नेटिव, हम विद इन इंडिया भी जा सकते हैं, आउटसाइड इंडिया भी जा सकते हैं। किसके लिए जा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, बिजनेस पर्पस के लिए। क्यों जा रहे हैं? ताकि हम अपनी लाइफ को सुधार सकें, और ये टेम्पररी नहीं होता, क्या होता है? परमानेंट। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो ये प्लेस बेस्ड, रीजन बेस्ड। प्लेस के अंदर क्या आता है? इंटरनल, इंटरनेशनल। रीजन के अंदर है पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। पुल तेरी और मतलब कोई चीज हमको जब अट्रैक्ट करती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और पुश फैक्टर, हम जाना तो नहीं चाहते, लेकिन वो हमको क्या करता है? वो यहाँ पे कंपल्सन होता है, यहाँ पे फोर्स माइग्रेशन होता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के डायरेक्ट कॉज नहीं लिखने का, पहले आपको फटाफट 2-3 लाइन के अंदर मीनिंग बता देने का, उसके बाद आने का कॉज ऑफ माइग्रेशन। दे आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ माइग्रेशन व्हिच आर एज अंडर, ऐसा लिखो। तो इसके अंदर लिखो इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, नेचुरल कॉज। डिटेल एक्सप्लेनेशन इज गिवन एज बिलो। फिर उसके बाद ऐसे करके डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखने का। ओके जी, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? हम एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कितनी बार क्या होता है हमारे यहाँ पे ट्रांसफर होता है। जैसे अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो तो गवर्नमेंट वालों का जनरली क्या होता है? इधर से उधर, उधर से एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी। और जनरली बैंकिंग अगर सेक्टर में, वो भी गवर्नमेंट के अंदर, भाई साहब इतना दौड़ाती है ना। तो जनरली जो ट्रांसफर होती रहती है, जिसके कारण हमको माइग्रेट करना पड़ता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे हमारा ये जो यूएई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब, या तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, वहां पे पाया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए गए, लेकिन वहां की पॉपुलेशन है कम, और रिसोर्सेज के लिए उनको चाहिए काम करने के लिए लोग, वो क्या करते हैं? दूसरी कंट्री के लोगों को इनवाइट करते हैं कि भाई तुम आओ हमारी कंट्री में और काम करो, हम तुमको अच्छी सैलरी देगा। अरे हम तुमको अच्छी सैलरी देगा, आता क्या? हम भी बोलता कि हाँ क्यों नहीं आता, आता। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे दुबई की बात करो, दुबई का रेट कुछ 22 या 25 रुपए चल रहा है। तो वहां पे सपोज अगर हमको 10,000 दिरहम वहां पे चलते हैं, 10,000 दिरहम मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो एक महीने का 2,50,000 हुआ। बोलो 2,50,000 मिलेगा तो कोई क्यों नहीं जाएगा दुबई? बोले 5 साल कमा के आते हैं, यहाँ पे आके इंडिया में राज करेंगे। 5 साल के लिए बेचारा जाता है और फिर 50 साल तक वहीं पे रह जाता है। फिर 50 साल के बाद उसकी पीढ़िया भी वहीं पे रह जाती है। तो ठीक है, अर्निंग के पर्पज से जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इसलिए लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। टू अटेन बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कितनी बार हम माइग्रेट इसलिए नहीं करते कि हमको कोई अर्न करना, हम जहाँ एजुकेशन, हमको वहां जहां रहते हैं वहां पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं, उसलिए भी हम क्या करते हैं? वहां पे एजुकेशन पर्पज से हम माइग्रेट करते हैं। फिर टू अटेन मॉडर्न हेल्थ सर्विस, कितनी बार क्या होता है? हम जहां है वहां पे सर्विसेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इलाज नहीं होता, इसलिए हम सिटीज के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं। प्लान माइग्रेशन, कितनी बार हम क्या करते हैं कि हम जानबूझ के सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। जैसे आप अभी 12th के बाद कितने लोग बच्चे होते हैं ना कि हम सर हम तो यूएस में जाके पढ़ेंगे, सर हम यूके में पढ़ेंगे, सर हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं प्लान्ड माइग्रेशन। आप पूरी प्लानिंग के साथ वहां पे वीजा अप्लाई करते हो एजुकेशन के बेस पे, और आप वहां पे जाके पूरा एजुकेशन लेते हो, फिर वहां पे रिसाइड करते हो। तो ये होता है प्लान्ड माइग्रेशन। तो ये क्या था? इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक में क्या देखा? बिजनेस पर्पज, ट्रांसफर, नेचुरल रिसोर्सेज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड माइग्रेशन, प्लान माइग्रेशन। नेक्स्ट आता है सोशल। सोशल के अंदर आता है मैरिज। जब लड़की की शादी होती है ना जी, तो उसको शिफ्ट होती है अब दूसरी जगह पे। एस्केप फ्रॉम द सोशल रिचुअल। सोशल रिचुअल मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज कोई हमारे बड़े बोलते हैं कि तुम घर के बाहर नहीं जा सकते 6 बजे के बाद शाम को, तुम ये पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कंटाल गया हूं मैं अपने घर के रीत रिवाज से, मैं जा रहा हूं सबके छोड़ छाड़ के दूसरे शहर, सपनों की नगरी, महानगरी बॉम्बे। तो मतलब क्या होता है? जो बच्चे होते हैं वो अपने जो कस्टम्स है, सोशल रिचुअल्स है, उनसे कंटाल के दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, ये सोशल रीजन।
फिर है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज का मतलब क्या होता है, एक होता है वॉर, क्या होता है वॉर, और दूसरा वॉर एंड अनरेस्ट। जब क्या होता है बहुत ज्यादा ही दो कंट्री के बीच में वॉर छिड़ जाता है, वहां के जो किनारे पे जो उस बॉर्डर लाइन के आजू बाजू जितनी पब्लिक रह रही होती है, आर्मी वाले सारे उनको शिफ्ट करवा देते हैं कि भाई फॉर योर सेक आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, वरना क्या होगा यहाँ पे बंदूकें चलेगी, बारूद फूटेंगे, और जिसके कारण आप भी जाओगे, आपका घर भी जाएगा। तो आपका घर तो वैसे ही जाना, तो इससे अच्छा आप तो शिफ्ट हो जाओ, आप अपनी लाइफ को बचा लो, कमा तो आप बाद में भी लोगे। तो इसके कारण बेचारों को क्या करना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट है अवॉइड फ्रिक्शन एंड राइट। मतलब क्या होता है कि जहां हम रहते हैं वहां पे राइट होते हैं, लड़ाई दंगा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल कैलामिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर। नेचुरल कैलामिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे नेचुरल फैक्टर मतलब बहुत ज्यादा फेमाइंस हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड, वॉल्केनोज एरप्ट हो गया। तो हम अभी आपने देखा था ना, एक हुआ था, हुआ 12,000 साल बाद, कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कमेंट के अंदर बताना मेरे को। वॉल्केनो जो फूटा था, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे रहना मुश्किल हो जाता है, हवा में बहुत पॉल्यूशन फैल जाता है, गरम गरम हो जाता है सब। इवन वहां पे जो वॉल्केनो निकला उसके कारण इंडिया में गर्मी आ गई थी, तो लोग वहां का क्या हाल हुआ होगा। तो ये यहाँ पे लोग जो है माइग्रेट हो जाते हैं अदर फॉर सेफ्टी रीजन। डेवलपमेंट माइग्रेशन क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है जब कोई चीज डेवलपमेंट होती है। अभी आपने देखा होगा हमारे मोटेरा के अंदर क्या आने वाला, 2030 के अंदर आने वाला है वेल्थ प्रोग्राम। तो उसमें क्या हो रहा है, वहां पे आजू बाजू के अंदर सभी लोगों को वहां से निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करें, ये बोल के भाई ये क्या है, डेवलपमेंट माइग्रेशन है। वैसे ही एक सरदार सरोवर योजना हुई थी। सरदार सरोवर योजना में क्या था, हमारे सरदार सरोवर योजना के अंतर्गत जितने भी लोग जो वहां पे रहते थे, उस जो एरिया में रहते थे उसको शिफ्ट करवा दिया दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि उसको बोला गया भाई डेवलपमेंट माइग्रेशन आपको कंपल्सरी शिफ्ट होना पड़ेगा, गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का हमारे ऊपर आदेश है। तो उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट माइग्रेशन। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी हमने किया हमारा कौन सा पेपर, बोलो जल्दी जल्दी। हमने कर दिया हमारा इकोनॉमिक्स का फोर्थ पेपर। ठीक है, फोर्थ पेपर को बड़ा ही मजेदार ढंग से कंप्लीट किया। आपको मजा आया होगा, बताना कमेंट करना सर आपके कारण क्या आप में चेंज आ रहा है, मतलब मेरे कारण, मेरे पढ़ाई के स्टडीज में, पढ़ाई की टेक्निक से, मेरे पढ़ाई के नॉलेज से, क्योंकि मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो जनरली मैं अपनी क्लास में दे रहा हूँ, जो अभी मैं आपके साथ ऐसे ही बांट रहा हूँ कि चलो इसका बेनिफिट सभी को मिले। तो बेटा प्लीज कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, कैसी तैयारी चल रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक और चीज, मैं आंसर के पीडीएफ दे रहा हूँ, वो पीडीएफ अपने सारे दोस्तों से जरूर से शेयर करो, क्या पता किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन क्या करना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो चलो बेटा जी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।